नमस्कार। आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस भी है। तो इस हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ ने अपनी राजभाषा यानी राजकाज जो भी होगा, संसद जिस भाषा में बात करेगी, जिस भाषा में उसका राज का काम होगा, इस दिन उस भाषा का चयन हो गया था। तो इस दिन की याद में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। सच है, एक देश को एक भाषा की ज़रूरत होती है। अब एक सरकार, चाहे उसके देश के अनेक हिस्सों में अनेक बहुत सारी बोलियां बोली जाती हों, भाषाएं बोली जाती हों, सब में संवाद नहीं कर सकती। एक केंद्रीय भाषा की आवश्यकता हमेशा होती है। तो वो भाषा जिसकी सांस्कृतिक जड़ें सबसे गहरी होती हैं या फिर जिसका कोई धार्मिक महत्व हो, वहाँ के समाज के लिए साझा महत्व हो, या ऐसी कोई भाषा नहीं हो तो वो भाषा जो सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या बोलती हो उसे राष्ट्रभाषा के तौर पर चुन लिया जाता है। भारत में स्वाभाविक तौर पर हिंदी थी, और ख़ास बात यह कि हिंदी को इस तौर पर आगे लेके आने वालों में से हिंदी भाषी प्रदेश के लोग ज़्यादा नहीं थे। इसको लेके आने वाले थे स्वामी दयानंद जो गुजरात के थे, या महात्मा गांधी जो गुजरात के थे, या दक्षिण भारत के प्रमुख कवि या बंगाल से लोग। इस प्रकार हिंदी का चरित्र, हिंदी को आगे विकसित करने वाले लोग हिंदेतर प्रदेश के लोग रहे हैं। अब सवाल ये है कि हिंदी को बहुत सारे लोग खतरे में मानते हैं कि हिंदी दूसरे दर्जे की भाषा बन गई है। भारत ने इसे राजभाषा मान लिया है, राष्ट्रभाषा नहीं मानता। हम देखते हैं कितनी सारी समस्याएं पैदा होती हैं, राजनीतिक दल कितने सारे विवाद पैदा करते हैं कि भाई नहीं होनी चाहिए, यहाँ हिंदी लागू की तो हम ये कर देंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? मैं बहुत सामान्य बात कहूँ, दक्षिण कोरिया अपनी भाषा में विकास कर रहा है, छोटा सा देश है। जापान है, वो अपनी भाषा में विकास कर रहा है, छोटा सा देश है। भारत में मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी की ज़रूरत क्या है? वाकई में क्या ज़रूरत है? हिंदी तो वो अपने घर में सीख जाता है, माँ से सीख जाता है। अंग्रेजी पढ़ने उसे बाहर स्कूल भेजना पड़ता है। हम में से कितने लोगों की माएँ ऐसी हैं जो उनसे अंग्रेज़ी में बात करती हैं, यानी जिन्होंने अंग्रेज़ी का पूरा ज्ञान घर पर प्राप्त किया हो? बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनके माता पिता दादा दादी उनसे अंग्रेज़ी में बात करते हैं। हम सब हिंदी बोलने वाले लोग हैं, अपनी मातृभाषाएं बोलने वाले लोग हैं। और सोचिए, अगर ऐसा ही रहा होता तो क्या हम ज़्यादा अधिक आविष्कार नहीं कर रहे होते? हमारी बहुत सारी ताकत तो इस बात में खर्च हो जाती है कि इस चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसलेट यानी अनुवाद कैसे किया जाए। मैं खुद इस बात को बहुत बार झेलता हूँ। मैं सपने हिंदी में देखता हूँ पर बताने अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। विचार, मौलिक विचार जो आते हैं वो हिंदी में आते हैं और उनको ट्रांसलेट, उनका अनुवाद अंग्रेजी में करना पड़ता है। सोचिए कितनी मौलिक प्रतिभा का हम दमन कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हो पाते हैं जो सपने अंग्रेजी में देख पाते हैं, फिर वो जाकर तरक्की कर पाते हैं विदेश में या कहीं और। 1% से कम आबादी के लिए हम 99 या उससे भी शायद अधिक बड़ी जनसंख्या का नुकसान कर रहे हैं। किस लिए हम इस प्रकार का इकोनॉमिक एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा मेरी भाषा में पढ़े? उसे ताकत क्यों लगानी पड़े? एक अमेरिकन को ये समस्या पैदा नहीं होती, उसे जो आता है नहीं आता है वो अपनी भाषा में काम कर पाता है। एक जापानीज़ को तो ये बिल्कुल ही समस्या नहीं है, वो इसके बारे में सोचता भी नहीं है। यानी 5वीं 6वीं में जो भाषा वो सीख गया वो उसकी 12वीं तक की पढ़ाई होती है, क्योंकि उसे भाषा बदलनी नहीं है। हम एक नई भाषा के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को खूब देखा है। अंग्रेजी पढ़ बोल लेते हैं, गर्व का अनुभव कर लेते हैं। मास्टरी की बात करो तो 100 में से मुश्किल से 2-3 होते हैं। तो चलिए, शायद फिर कभी इस भाषाई विवेचना को और आगे ले जाएं, पर ये तो तय है कि एक जैसे पुरानी कविता की पंक्तियां हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हेय को शूल। यानी
सब उन्नतियों का मूल, सारी प्रोग्रेस, तरक्की, विकास का मूल अपनी भाषा की उन्नति है या अपनी भाषा में उन्नति है। और अगर दूसरी भाषा में विकास कर भी लिया जाए तो उससे अपने दिल की कसक, अपने दिल का ताप मिटता नहीं है। तो अपनी भाषा में बात कर पाएँ, अपनी भाषा को में जी पाएँ, सहज जी पाएँ, बनावटी ज़िंदगी क्यों जी जाए। शायद कभी ऐसा हो पाए। हम सब लोग भाषाई धागे में एक साथ पिरोए जाकर एक सुंदर भाषाई हार की संरचना करें। भाषाई एकता की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।